Good evening, students. Welcome to Study from Home. In the previous video, we were discussing about the scientific techniques. ठीक है. अब उसमें जो हमने पढ़ा था उसमें फंक्शनल फॉर्मेनशिप के बारे में, डिफरेंशियल पीस बेस सिस्टम के बारे में, सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन एंड उसके बाद जो हमने लास्ट में पढ़ा था उसमें वो था हमारा वर्क स्टडी. ठीक है. उसमें एक टॉपिक और है, वो है मेंटल रिवॉल्यूशन, जो इन स्लाइड्स में नहीं है. मेंटल रिवॉल्यूशंस को आप बुक में पढ़ लीजिएगा. मेंटल रिवॉल्यूशन कुछ नहीं है. मेंटल रिवॉल्यूशन में क्या है, मेंटल रिवॉल्यूशन वो टेक्निक है जिसमें क्या है, वर्कर्स एंड मैनेजमेंट के एटीट्यूड को स्टडी एंड चेक किया जाता है एक दूसरे के लिए. देखिए भाई, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या एज पर द टेलर दो पार्ट होते हैं, एक होता है मैनेजमेंट और एक होता है वर्कर. उनके बीच हार्मनी होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. तो ये चीज़ आपकी हार्मनी में आ सकती है. ये टेक्निक जो है उसमें कहीं भी किसी तरह का जो है डिस्प्यूट नहीं हो, कन्फ्लिक्ट नहीं हो. बिकॉज मैनेजमेंट एंड वर्कर के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट होता है ना बेटा, वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा किसको, आपके फर्म को. ठीक है. अब आ जाते हैं अपनी प्रेजेंट स्लाइड पे. प्रेजेंट स्लाइड में एक तरफ आप देख रहे हैं द इमेज ऑफ फ्रेडरिक विंस्लो टेलर एंड अदर साइड वी आर हैविंग अ इमेज ऑफ हेनरी फेयोल. हम करने क्या वाले हैं स्लाइड में, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर एंड हेनरी फेयोल. ये चीज़ हमको पता है कि जो टेलर जो थे उन्होंने साइंटिफिक मेथड को प्रमोट किया था, एंड जो हेनरी फेयोल है उन्होंने हिट एंड मिस वाले मेथड को ज़्यादा प्रमोट किया है. ठीक है. तो एक बार देख लेते हैं दोनों के मेथड में क्या क्या डिफरेंस है, किन किन पॉइंट्स पे टेलर का मेथड बेटर है, किन पॉइंट्स पे फेयोल का मेथड आगे निकल जाता है उनके प्रिंसिपल से. तो एक बार कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं. तो सबसे पहले क्या है, जो द प्रिंसिपल ऑफ टेलर, इट इम्प्रूव्स द प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स. जो टेलर का जो प्रिंसिपल है ना, ये एम्प्लॉय सेंटर्ड है. यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा किसके बारे में बात करते हैं, वो एम्प्लॉयज़ के फंक्शंस के बारे में बात करते हैं, एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट के रिलेशन के बारे में बात करते हैं. तो पहला जो फोकस पॉइंट में हम स्टडी करेंगे, तो फोकस जो रहता है टेलर प्रिंसिपल का, दैट इज रिगार्डिंग द इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स. बट हेनरी फेयोल का जो फोकस है, हिज फोकस इज टुवर्ड्स द बेटर मैनेजमेंट. वो मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं एंड ये वर्कर्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं. तो ये फोकस था दोनों का. सेकेंड पॉइंट इज एम्फेसिस. एम्फेसिस टर्म का मतलब होता है फोर्स करना. ठीक है. जो फ्रेडरिक टेलर एम्फेसाइज ओवर द एप्लीकेबल एट शॉप लेवल, एप्लीकेबल एट बेस लेवल. यानी कि जो टेलर के प्रिंसिपल है ना, वो एकदम लोअर लेवल पे अप्लाई होते हैं. ठीक है. लेकिन हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल हैं, वो आपके जनरल मैनेजमेंट लेवल पे, यानी हर तरह के मैनेजमेंट लेवल पे अप्लाई हो सकते हैं. ठीक है. जैसे फंक्शनल फॉर्मेनशिप है वो आपका लोअर लेवल पे आएगा, लेकिन हेनरी फेयोल के किसी भी को भी आप उठा लीजिए, चाहे वो डिवीज़न ऑफ वर्क हो, चाहे यूनिटी ऑफ कमांड हो, वो आपके जनरल मैनेजमेंट के लिए हैं, चाहे टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या ऑपरेशन लेवल हो. इसके बाद यूनिटी ऑफ कमांड. जो यूनिटी ऑफ कमांड के बेसिस पे हम, यानी कि राइट टू कमांड किसके पास होना चाहिए, इस बारे में टेलर का कह रहा है, कैन टेक ऑर्डर फ्रॉम 8 स्पेशलाइज्ड फोरमैन. यानी कि जो वर्कर है वो केवल और केवल अपने स्पेशलाइज्ड फोरमैन से ही ऑर्डर ले सकता है. ठीक है. ये बोला गया है. लेकिन फेयोल के प्रिंसिपल क्या कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड के बारे में. फेयोल कहते हैं दैट मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड. देयर मस्ट बी अ वन पर्सन टू कमांड और टू गिव ऑर्डर. ठीक है. दो पर्सन नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी. इससे नहीं तो प्रॉब्लम क्या आती है, इससे प्रॉब्लम आती है कमांड जो है वो वेरियस हो जाती हैं, और जिस स्टेट में कमांड वेरियस होती हैं उस स्टेट में इसका जो नेगेटिव व्यू है वो फर्म को उठाना पड़ता है. इसके बाद हम आते हैं बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है. जो हमने पहले वाला देखा था उसमें क्या था, यूनिटी ऑफ कमांड की, यानी कि जो हमने प्रोडक्शन एंड प्लानिंग इंचार्ज से ही, यानी कि जो उसके अंदर 8 फोरमैन्स थे प्रोडक्शन एंड प्लानिंग में, उनसे ही ऑर्डर ले सकता है कोई वर्कर. लेकिन यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड का होना बहुत ज़रूरी है. दैट मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड. अगर आप किसी भी फर्म को प्रोडक्टिव रखना चाहते हैं तो. दैट वॉज सजेस्टेड बाय हेनरी फेयोल.
उसके बाद जो बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है, इनके इंफॉर्मेशन का जो बेस है दैट इज ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन. ही ऑब्जर्व, ही एक्सपेरिमेंटेड, ही वॉज इंजीनियर. हमने पहले डिस्कस किया था कि फेडरिक विंसलो टेलर वॉज इंजीनियर एंड हेनरी फ्यूएल वॉज द मैनेजर एंड ही हैड द पर्सनल एक्सपीरियंस. उन्होंने जो भी लिखा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे लिखा, एंड फेडरिक विंसलो टेलर ने जो भी लिखा वो अपने ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन के बेसिस पे लिखा. ठीक है. एप्लीकेबिलिटी, जो टेलर के जो प्रिंसिपल हैं वो केवल और केवल स्पेशलाइज कंडीशन में ही एप्लीकेबल हो सकते हैं. ठीक है. अगर आप सोचो, सपोज करो क्या है कि कोई बहुत बड़ी फॉर्म है. ठीक है. जिस फॉर्म में जो फॉर्म पर्टिकुलरली इन सारी चीज़ों को फॉलो करे, उसके लिए टेलर के प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए एक फॉर्म का बड़ा होना ज़रूरी है. लेकिन फ्यूएल के प्रिंसिपल यूनिवर्सल एप्लीकेबल होते हैं. हो सकता है टेलर के जो प्रिंसिपल हैं वो एनजीओज वगैरह पे ना वर्क करें, बिकॉज एनजीओ आपके नॉन प्रॉफिट होते हैं जहाँ पे कुछ प्रोडक्शन नहीं होता. लेकिन हेनरी फ्यूएल के प्रिंसिपल आपके खुद के घर पे अप्लाई हो सकते हैं. ठीक है. उसके बाद आते हैं पर्सनैलिटी. मैंने आपको बता दिया था दैट ही had the personality of engineer. He gave the theory as a scientist and he was the practitioner. उन्होंने अपना एक्सपीरियंस दी थी, तो he was the practitioner. He gave the theory with the help of his experience. After that, expression, scientific management and general theory of administrating management. ठीक है. यानी कि क्या एक्सप्रेशन देती हैं, क्या छाप छोड़ती हैं वो. ठीक है. ये चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं इस टेबल में. इस टेबल पे भी आप देख सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन द प्रिंसिपल ऑफ टेलर एंड फ्यूएल. अब एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट थी, जो सब स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि सर आपने जो टॉपिक के बिगिनिंग, जो हमारा बिगिनिंग टॉपिक था वो आपने क्यों नहीं लिया है, आपने स्किप कर दिया है. नो, आई हैवंट स्किप दैट एक्चुअली. वो मैं लास्ट के लिए बचा के रखा था. क्यों? बिकॉज इसमें क्या है, जो टॉपिक हमारा क्या है, नेचर एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. हम नेचर स्टडी कर रहे हैं. जब नेचर स्टडी करेंगे तो हमारे पास एग्जाम्पल नहीं होंगे. एग्जाम्पल नहीं होंगे तो हमारा स्टडी करने का फ़ायदा क्या रहा. तो अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ स्टडी करेंगे. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं नेचर और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का जो नेचर होता है वो नेचर क्या होता है. इसके लिए क्या किया गया है, सबसे पहले एक बार देख लेते हैं क्या क्या नेचर है. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर और बेस्ड बाय ह्यूमन बिहेवियर, इन्वॉल्व्स फ्लेक्सिबिलिटी, कंटिंजेंट, एप्लीकेबल बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन एंड ले जनरल गाइडलाइंस. इनको याद करने के लिए क्या है, क्यूबिकल एक शॉर्ट फॉर्म है. इस क्यूबिकल से आप क्या कर सकते हैं, ये सारे नेचर जो हैं, इस नेचर को आप याद कर सकते हैं. ये याद कर लो, कुछ मत करो, आंख बंद करो और एक क्यूबिकल याद कर लो. इस क्यूबिकल से सब कुछ हो जाएगा. क्या? क्यूबिकल. C stands for cause and effect relationship, U stands for universal applicability, after that based on human behavior, involve flexibility, contingent, applicable by practice and experimentation and lay general guidelines. ठीक है. इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, जहाँ पे हम स्टडी करेंगे नेचर एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन डिटेल. तो पहला क्या है हमारा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. कॉज एंड इफेक्ट का मतलब क्या है, पहले तो सब चीज़ को हटा देते हैं साइड में एंड हम समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉज एंड इफेक्ट. कॉज एंड इफेक्ट का मतलब है कि कोई चीज़ हो और उसका इफेक्ट आए, यानी कि कारण और प्रभाव. ठीक है. अब कॉज एंड इफेक्ट कैसे, फ्रॉम अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एंड इंडिकेट्स द इफेक्ट ऑफ सर्टेन एक्शन. ठीक है. देखो भैया, आप चोरी करोगे, ठीक है, तो डेफिनेटली पुलिस आपको पकड़ेगी. ठीक है. अब कॉज क्या रहा, आपका चोरी करना, एंड उसका इफेक्ट क्या रहा, पुलिस का पकड़ना. तो ये होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. And in this cause and effect relationship, the effect is the certain action. ठीक है. ये होता है cause and effect. ठीक है. यानी कि कुछ जो कंफर्म रहे, यानी अगर ये हुआ, जैसे कि बारिश होगी तो ज़मीन गीली होगी, डेफिनेटली बिना बारिश हुए तो नहीं होगी. तो ये होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. ठीक है. एग्जाम्पल क्या है, अगर वेजेस को, इफ वेजेस आर पेड ऑन पीस रेट सिस्टम, द क्वांटिटी ऑफ वर्क विल इंक्रीज बट द क्वालिटी विल सफ़र. ठीक है. अब पीस रेट सिस्टम क्या है,
अब एक बात बताओ, अगर कहीं पे पेन बन रहे हो, ठीक है, या कहीं पे चलो बिस्किट की फैक्ट्री बन रही हो, या और छोड़ो टाटा मोटर्स की बात करें, गाड़ी आती है टाटा की। अब सपोज करो उसमें क्या है, जो वेजेस है हम तय कर दें भैया कि आपका जो वेजेस है पर गाड़ी 100 रुपये है, ठीक है, या पर गाड़ी 1000 रुपये है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो वर्कर है, वर्कर के माइंड में एक चीज़ आ जाएगी कि हमें क्या करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है। क्यों? जिससे कि हम एक दिन में पर यूनिट हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकें। हम अगर मान लो जितनी ज़्यादा यूनिट वो ऑन कर प्रोड्यूस कर पाएगा उतनी ज़्यादा प्रॉफिट उसे होगा। अब ये ठीक तो है, लेकिन इससे क्वांटिटी तो इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन वर्क की क्वालिटी गिर जाएगी, बिकॉज मनी ओरिएंटेड हो जाएगा आपका वर्कर, ठीक है। ये क्या था, एक एग्जाम्पल था कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं उनके कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होते हैं। आप कोई सा भी प्रिंसिपल उठा लो, अब जैसे कि मैं एक प्रिंसिपल लेता हूँ क्या, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि हर तरह के लेवल पे, हर तरह के लेवल ऑफ मैनेजमेंट को उसके पास उसकी अथॉरिटी होनी चाहिए। अथॉरिटी नहीं होगी तो क्या, केस स्टडी में चले जाते हैं, ठीक है। अब एक मैनेजर ए ने मैनेजर बी को काम दिया, इसी में देख लेते हैं, लेट मी ग्रैब द स्टाइलस। अब ये तो भैया हमारा मैनेजर ए और ये हमारा इसका वर्कर बी। इसने बोला भैया मेरा एक काम करके ला, इसका बिस्कुट बना दे, ठीक है। लेकिन इसने ना ऐसे बिस्किट खरीदने के पैसे दिए, ठीक है, ना ऐसे इतनी अथॉरिटी दी कि वो बिस्किट खरीद सके। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा, ये जब टाइम कर देगा ना, ये अपना काम पूरा नहीं करके दे पाएगा, ये अपना काम पूरा नहीं कर पाएगा, ठीक है। यानी कि इसने ऑर्डर दिया लेकिन अथॉरिटी नहीं दी, तो संग की संग हमें उसका क्या मिल गया, इफेक्ट मिल गया। तो सबसे बड़ा जो नेचर होता है वो होता है दैट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि इसमें जो इफेक्ट होता है, अगर एक पर्टिकुलर एक्टिविटी होती है तो इफेक्ट क्या है हमारा, सर्टेन रहता है। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, यानी कि all these principle of management can be applied on any kind of organization, whether that NGO, business, government, that's it, ठीक है। आफ्टर दैट बेस्ड बाय ह्यूमन बिहेवियर, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ दैट मैनेजमेंट की बात करें, हम बिजनेस स्टडीज़ की बात करें, दो दीज आर द सोशल साइंस बिकॉज दे स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो आपके ह्यूमन बिहेवियर होते हैं। देखिए प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर की बात करें, सीक्वेंस में रखा हो, प्रॉपर रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड मटेरियल, ठीक है। तो ये सारी क्या है, ह्यूमन बिहेवियर पे बेस्ड होते हैं आपके जितने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। इसके बाद चलते हैं इन्वॉल्व फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए जो साइंस के प्रिंसिपल होते हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। कैसे? देखो न्यूटन का एक प्रिंसिपल है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब झक मार लो, मेहनत कर लो, यू कैन नेवर चेंज दिस प्रिंसिपल। बट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल टाइम के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल होते हैं, चेंज किए जा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यूनिटी ऑफ कमांड की बात कर रहे थे हम, यानी कि कमांड जो है वो सिंगल होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। अगर मान लो किसी इमरजेंसी केसेस में अगर मान लो ओनर अवेलेबल नहीं है या वो मैनेजर नहीं है, तो उसके बाद जो उसका हेड है वो कमांड दे सकता है, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बनी रहती है, ठीक है, किसमें, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। दैट इज द मीनिंग ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, ये रिजिड नहीं होते, ठीक है, कि मतलब कोई काम ऐसे होना है तो ऐसे ही होना है साइंस की तरह, ठीक है, काम होना चाहिए बस। अल्टीमेटली इनका जो है ये है। इसमें सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल दिया हुआ है। कंटिंजेंट, कंटिंजेंट टर्म का मतलब क्या है? कंटिंजेंट का मतलब है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग या फिर डिपेंडेंट अपॉन द पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। कंटिंजेंट जो टर्म है, कंटिंजेंट का मतलब है कंटिंजेंट दैट दिस प्रिंसिपल बेस्ड अपॉन द पर्टिकुलर कंडीशन, ठीक है। कंटिंजेंट टर्म का मतलब ये है। अब कैसे, ये कैसे नेचर हो सकता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का? एग्जांपल क्या है? फेयर रिम्यूनरेशन। फेयर रिम्यूनरेशन हमारा एक्ट क्या कहता था कि जो फर्म्स होती हैं उनको एक फेयर अमाउंट पे करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को एज पर द कैपेबिलिटी। दैट क्या, वेजेस आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। लेकिन इसके साथ अपने को भी तो ध्यान में रखना है, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है चीज़ों को।
जैसे लॉकडाउन है, ठीक है, लॉकडाउन में तो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग नहीं पे कर पाएंगे ना, कम पे कर रहे हैं, ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो डिपेंड करता है। तो कंटिजेंट टर्म का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि डिपेंडिंग अपॉन द रेस्पेक्टिव सिचुएशन, ठीक है, ये है आपका मीनिंग ऑफ कंटिजेंट। इसके बाद एप्लीकेबल बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन से ही एप्लीकेबल किए जा सकते हैं, बिकॉज दीज आर फॉर्म्ड बाय एक्सपीरियंस एंड कलेक्टिव नॉलेज ऑफ मैनेजर एज वेल एज एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि सालों की नॉलेज एंड सालों के एक्सपीरियंस से हमारे ये जो प्रिंसिपल्स हैं निकल के आए हैं, ठीक है। और ये केवल और केवल क्या है, ये केवल केवल एक्सपेरिमेंटेशन से ही सॉर्ट आउट किए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे फटिक स्टडी हो गया, रेस्ट, यानी कि कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा जहाँ पे लोगों से 10-10 घंटे काम करवाया गया होगा, उन्होंने देख लिया कि भैया 10 घंटे काम कराओगे आदमी तो मर जाएगा, तो उसके बाद उन्होंने वर्क स्पॉन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो हमने कौन कौन से पढ़े एक बार हम देख लेते हैं। जो हमारा एक लास्ट रहेगा ले जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडेंस में क्या क्या आता है, जनरल गाइडेंस में आपका आता है कि जो साइंस होते हैं दैट इज़ नॉट रूल ऑफ थंब, ठीक, सॉरी, साइंस जो सॉरी वो टेलर का प्रिंसिपल था, जो ऑल द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर जस्ट जनरल गाइडलाइंस, ठीक है, उनके बिना भी काम हो सकते हैं, लेकिन ये सजेस्टिव्स हैं कि अगर आप काम कर रहे हैं इनको फॉलो करेंगे तो आपको इससे फ़ायदा होगा, आपके बिजनेस एफिशिएंट रहेगा आपके लिए। गाइडलाइंस टू डिसीजन मेकिंग बट डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सोल्यूशन नहीं होते, ठीक है। साइंस सोल्यूशन दे सकता है, लेकिन जब आपका ये सोशल साइंस है, सोशल साइंस सोल्यूशन नहीं देता, सोशल साइंस आपको केवल केवल तरीका बताता है, सोल्यूशन आपको खुद से फाइंड करना है, ठीक है। क्या, अब देखो कैसे, साइंस नॉट थंब रूल इंक्रीज एफिशिएंसी, ठीक है, यानी कि बोल दिया गया साइंस की जो मैनेजमेंट है वो साइंस है, वो रूल ऑफ थंब नहीं है। ये बात कैसे पता चली, ये केवल और केवल गाइडलाइन ही तो है जो किसी पर्सन ने अपने एक्सपेरिमेंटेशन के बेस पे कही है, ठीक है। आप इसे अपने तरीके से चाहो तो कर सकते हो, दैट्स इट, दैट इज द मीनिंग ऑफ जनरल गाइडलाइंस। अब इसी के साथ हम अपनी शॉर्ट फॉर्म को भी एक बार चेक कर आते हैं। हमारी शॉर्ट फॉर्म क्या थी, हमारी शॉर्ट फॉर्म थी क्यूबिकल, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, क्यूबिकल कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, U for universal applicability, B for based on human behavior, I involves flexibility, C contingent, यानी कि these principle of management depends upon the particular situation, ठीक है, किसी टाइम पे क्या सिचुएशन है, रिजिड नहीं होते ये साइंस के प्रिंसिपल्स की तरह, ठीक है। एंड ए क्यूबिकल में आया, ए एप्लीकेबल बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, एंड एल दीज आर जस्ट द जनरल गाइडलाइंस, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, यानी कि इनका सिग्निफिकेंस क्या है। पहले हमने पढ़ा नेचर क्या है इनका, इनकी क्वालिटी क्या है, अब इनका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, फ़ायदा क्या है। आप अगर फॉलो कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट तो उससे आपके फर्म को क्या फ़ायदा होने वाला है। अब इसके लिए क्या है, इसके लिए जो हमारी शॉर्ट फॉर्म है वो है हमारी असम, ASSAMM। A stands for adopted changing environment requirements, as scientific decisions, as social responsibility. Again, A administration becomes effective. M managerial growth, and M again management training and education and research, ठीक है। सबसे पहले अडॉप्टेड चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट, देखिए बिजनेस को क्या है, अपने जिस तरह से एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, बिजनेस जो है वो चेंज होते जा रहे हैं, एंड उसी के अकॉर्डिंग बिजनेस को अपने आप को इवॉल्व करते रहना पड़ता है, ठीक है। अब बहुत टाइम पहले हम एक शो देखते थे पोकेमॉन, आपने देखा था जब भी कोई पोकेमॉन अपने से ज़्यादा ताकतवर पोकेमॉन से लड़ता है तो यूजुअली वो क्या होता था, या फिर जब अपनी पूरी पावर का यूज़ करता है तो इवॉल्व हो जाता है। तो ऐसे ही बिजनेस को भी मार्केट में खड़े रहने के लिए इवॉल्व होना पड़ेगा, विकसित होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, दे अडॉप्ट द चेंज, ठीक है, दे अडॉप्ट द चेंज। These principles of management are general guidelines, but they can be modified and such help managers to meet changing requirements। यानी कि इन प्रिंसिपल की हेल्प से जो मैनेजर हैं, जो मैनेजर्स हैं वो इन प्रिंसिपल को अडॉप्ट करके जो बिजनेस के
चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ कॉपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल क्या है, नाउ सम कंपनीज आर आउटसोर्सिंग देयर नॉन कोर एक्टिविटीज़ टू रिड्यूस कॉस्ट। हमने 11th में आउटसोर्सिंग पढ़ी थी, यानी कि कॉन्ट्रैक्टिंग आउट कोर एंड नॉन कोर एक्टिविटी। अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए, अपने से हेडेक कम करने के लिए अब ये क्या है, इन्होंने आउटसोर्सिंग स्टार्ट कर दी है। एग्जांपल, एयरटेल हैज स्टार्टेड इट्स नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटी लाइक कॉल सेंटर, एडवर्टीजमेंट हैज रिड्यूस्ड इट्स कॉस्ट मैनी टाइम्स। अब एयरटेल ने अपने कॉल सेंटर स्टार्ट कर दिए हैं, इससे क्या हुआ है, उनकी जो एडवर्टीजमेंट है उन एडवर्टीजमेंट की वजह से इसकी जो कॉस्ट है, जो उसकी रनिंग कॉस्ट आ रही थी, वो अब कम हो गई है। तो अडॉप्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स, यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की हेल्प से, यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प्स यू टू अडॉप्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स, यानी अपने बिजनेस को चेंज करने की जो भी रिक्वायरमेंट है ना, वो आपके पास हैं अगर आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। उनके थ्रू आप अपने बिजनेस को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद साइंटिफिक डिसीजन, विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यू विल बी एबल टू टेक साइंटिफिक डिसीजन फॉर योर बिजनेस, ठीक है। बिकॉज ऑल दिस प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन द लॉजिक, दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन द ब्लाइंड फेथ, एंड दीज आर फ्री फ्रॉम एनी पर्सनल बायोस, ठीक है। कैसे लॉजिकल है सब चीज़, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो लॉजिकल नहीं हो, चाहे वो आपका यूनिटी ऑफ कमांड हो, चाहे आपका प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर हो, चाहे वो आपका साइंस नॉट रूल ऑफ थंब हो, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड हो, दैट्स इट, ठीक है। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड के मैं उठा के देख लो भाई, आप एक बात समझो, मैनेजमेंट एंड वर्कर के बीच में कन्फ्लिक्ट होगा तो कहाँ से का बिजनेस चलेगा। तो एवरीथिंग इज लॉजिकल, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग दैट इज आउट ऑफ लॉजिक। अल्टीमेटली everything we are talking about that comes under the part of logic, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें दे रखा है डिफरेंशियल वेस्ट सिस्टम का, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, देख लेते हैं क्या है। डिफरेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर एज पर देयर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। एग्जाम्पल भी दिया था मैंने जब इस स्लाइड को मैंने किया था डिस्कस। नेक्स्ट क्या है आपका, असम पे हम आ गए हैं। ए क्या था, एडॉप्टेड चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स। एक असम का जो एस था साइंटिफिक डिसीजंस, एक ऐसा आपका क्या आ गया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प्स यू टू अचीव द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड आई डोंट थिंक सो कि मुझे बार बार बताने की ज़रूरत है कि वाई दिस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैव स्टक to the business organizations, because from 11th standard we are going through all these stuff कि social responsibility का पूरा चैप्टर था 11th standard में कि why social responsibility is required in the business, ठीक है। एंड इन दिस पर्टिकुलर एरिया द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल टू फुलफिल योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो क्या है। द लाइफ बॉय स्वास्थ्य चेतना प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन 2002 एज अ रूरल हेल्थ एंड हाइजीन इनिशिएटिव इन इंडिया, ठीक है। यानी लाइफ बॉय ने एक प्रोग्राम शुरू किया था इंडिया स्वच्छता के रिगार्डिंग कुछ, ठीक है। इससे क्या हुआ, इससे सिर्फ उनकी प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं हुई। पहली चीज़ तो यह है कि इन सब चीज़ों से एक चीज़ आपको मिलती है, वो है एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी, ठीक है। एंड उसके अलावा जब आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जाते हैं तो उसका बेनिफिट आपके बिजनेस को बहुत लंबे टाइम तक स्टैंडिंग देता है। ज़रा पता कीजिएगा कि लाइफ बॉय इंडियन मार्केट में कितने साल से खड़ा हुआ है। नेक्स्ट इज असम, ए पे आ गए हम, ASS हो गया ए, ठीक है। Administrative becomes effective with the help of this principle. When one organization adopts all these principle of management, they work with the help of this principle of management, your administration becomes effective. आप बाय द रूल चलोगे तो डेफिनेटली आपका बिजनेस इफेक्टिव होगा, आपका बिजनेस एफिशिएंट होगा, आपका एम्प्लॉयज़ आपको कमा के देगा, एंड आपका बिजनेस हमेशा आपको प्रॉफिट देगा, ठीक है। रिसोर्स होते हैं, ह्यूमन हो चाहे मटेरियल हो, हर चीज़ पे आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट्स अप्लाई होते हैं, ठीक है। होता क्या है, एरर्स नहीं होते, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन आपको पता चल जाते हैं, दैट्स इट, ठीक है। इसके बाद मैनेजेरियल ग्रोथ। मैनेजेरियल ग्रोथ का मतलब क्या है, विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यू इंक्रीज द नॉलेज, एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजर्स इन हैंडलिंग डिफिकल्ट सिचुएशन। आप लोगों को पता है कि बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, बिजनेस एनालिस्ट क्या करते हैं, जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं वो हायर करती हैं बिजनेस एनालिस्ट को, जो कि मैनेजर्स की क्या
लेते हैं, वर्कशॉप लेते हैं, सेमिनार्स लेते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है हाउ टू हैंडल द ह्यूमन रिसोर्सेज, हाउ टू हैंडल द रिसोर्सेज ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, नॉट जस्ट अबाउट द ह्यूमन रिसोर्सेज, इट इज़ अबाउट ऑल काइंड ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल टू एनी फर्म। ठीक है, मैनेजर्स की एफिशिएंसी, मैनेजर्स की नॉलेज एंड उनकी ग्रोथ पे भी क्या है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद लास्ट एम है हमारा, वो है हमारा मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिंसिपल। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिंसिपल क्या है कि बेसिस फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग, education and research. These principles help the managers to be trained and their education. ठीक है, यानी ये प्रिंसिपल जो है वो हेल्प करते हैं। और ये प्रिंसिपल कहाँ पे, देखो कैसे, प्रोफेशनल कोर्सेज सच एज MBA, BBA टीच दिस प्रिंसिपल एज पार्ट ऑफ देयर करिकुलम। यानी कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 12th स्टैंडर्ड में, ये आपकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग हो रही है अभी से। तो फ़ायदा क्या होगा, आपको मैं अभी से पढ़ाऊंगा तो डेफिनेटली ये एजुकेशन एंड रिसर्च आपके तब काम आएगी जब आप प्रोफेशनल लाइफ में पहुंच चुके होंगे। ठीक है, तो एक बार असम को दोबारा से देख लेते हैं। क्या था हमारा असम में, पहला था अडॉप्टेड चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स, आपको समय के साथ बदलना पड़ेगा, एंड इसमें आपके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। साइंटिफिक डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं आपके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेयर करने में बहुत ज़्यादा बेहतर रहते हैं आपके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, एंड आपके एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बेटर बन जाता है। उसके बाद मैनेजर्स की ग्रोथ रहती है, और उसके अलावा आपकी ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है, लेकिन जो लास्ट स्लाइड है केवल बुक से मैंने जो पिक लिया था, ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, improve efficiency of business through simplification and specialization, helps in reducing cost। ये सारी चीज़ें आप अपने आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को कवर अप बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स हैं, ठीक है, इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेजर जो क्राइटेरिया रहता है यहाँ से वो रहता है, प्रिंसिपल्स आ सकते हैं, प्रिंसिपल आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है, या केस स्टडी के फॉर्म में प्रिंसिपल आपसे पूछा जा सकता है। उन चीज़ों के लिए हमें स्टडी करनी है। कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं है, इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरी रिगार्डिंग any of the content in my video, just drop your query in the comment section, or you can ask your queries in the from the WhatsApp group too। ठीक है, इसी के साथ stay home, stay safe। I'm going to full stop my video this right here, and हमने चैप्टर फिनिश कर लिया है। तो after that tomorrow we are going to cover up the case studies of this chapter। Thank you for watching, and stay tuned to my videos, and stay home, stay safe, follow quarantine।